नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, इसके पीछे दशकों का इतिहास, अरबों डॉलर का तेल और पूरी दुनिया पर दबदबे की एक बहुत बड़ी जंग छिपी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जड़ से समझते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस गहरी नींद में सो रही है और तभी जोरदार धमाकों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर दहल उठता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये वो हकीकत थी जिसने उस रात दुनिया भर में सनसनी मचा दी। और फिर हमले के कुछ ही घंटों बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स ने एक कामयाब ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही देश से गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, तो ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी कार्रवाई थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के अहम सैन्य ठिकानों पर हमला किया और आखिरकार देश के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ही बंदी बना लिया। इस एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाया? दुनिया के सामने क्या वजह बताई गई? क्या ये सच में ड्रग्स के खिलाफ कोई जंग थी जैसा कि कहा गया, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी? अच्छा, तो अमेरिकी सरकार ने दुनिया को जो कहानी बताई वो थी नार्को टेररिज्म की, मतलब नशीली दवाओं से जुड़ा हुआ आतंकवाद। उन्होंने मादुरो को एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अपराधी और ड्रग्स तस्कर के तौर पर पेश किया। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मादुरो पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलेगा। उन पर सिर्फ ड्रग्स की तस्करी ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए गए। ये एक ऐसा कदम था जो दो देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और देखिए, ये सिर्फ खोखले आरोप नहीं थे। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम रखा था। $50 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 400 करोड़। ये एक साफ साफ संदेश था कि अमेरिका उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम अमेरिकी सरकार के दावों को असलियत के तराजू पर तौलते हैं तो कुछ और ही सच सामने आता है। एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है कि ज्यादातर कोकीन अमेरिका में वेनेजुएला के रास्ते से नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के रास्ते से पहुंचती है। तो क्या अमेरिका की पूरी कहानी ही झूठी थी? और यहीं पर कानून के बड़े बड़े जानकार सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि आरोप चाहे जो भी हो, किसी दूसरे देश में घुसकर उसके नेता को इस तरह पकड़ लाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। ये उन नियमों को तोड़ना है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़ने से रोकते हैं। तो अगर ड्रग्स वाली कहानी पर इतने सवाल हैं, तो क्या कोई और भी वजह हो सकती है? कहीं इस सारे खेल के पीछे वेनेजुएला का वो काला सोना तो नहीं, यानी कि उसका तेल का अथाह भंडार? और ये आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब से भी ज्यादा। ये एक ऐसा खजाना है जिस पर दुनिया की हर बड़ी ताकत की नजर है। और देखिए कितनी अजीब बात है, एक जमाना था जब यही वेनेजुएला अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे भरोसेमंद तेल सप्लायर हुआ करता था। दोनों देशों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन आज वो दोस्ती एक गहरी दुश्मनी में बदल चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब बदला कैसे? ये गहरी दोस्ती इतनी कड़वी दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस दुश्मनी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई थी जिसे एक्सपर्ट्स डच डिजीज कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक जादुई पेड़ है जो सोने के सिक्के देता है, तो आप खेतीबाड़ी बाकी सब काम छोड़कर बस सिक्के बटोरने लगेंगे, है ना? लेकिन जिस दिन पेड़ ने सिक्के देना बंद कर दिया, आप भूखे मर जाएंगे। वेनेजुएला के साथ भी तेल को लेकर यही हुआ। सारी दौलत कुछ लोगों के हाथ में चली गई और आम लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया। और इसी गुस्से की आग पर सवार होकर सत्ता में आए ह्यूगो चावेज, जो अमेरिका के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए।
फिर उनकी मौत के बाद मदुरो आए और उसी दौरान दुनिया में तेल की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई। महंगाई इतनी बढ़ी कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब वापस आज के दिन पर आते हैं। मादुरो गिरफ्तार हो चुके हैं, पर सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला में सब ठीक हो जाएगा, या ये एक और लंबे और खूनी संघर्ष की बस शुरुआत है? इस एक घटना ने जैसे पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं जो इसे एक आज़ाद देश पर हमला बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पुराने दोस्त या तो चुप हैं या फिर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना 2003 के इराक हमले से कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं बल्कि पेट्रो डॉलर की है। मतलब पूरी दुनिया में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, और जब भी किसी ने इस सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश की, जैसे इराक के सद्दाम हुसैन ने, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जब भी अमेरिका ने किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देकर वहां की सरकार को बदला है, तो नतीजा अक्सर और भी बुरा हुआ है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर जगह सालों तक चलने वाला गृह युद्ध, अस्थिरता और बर्बादी ही हाथ लगी है। तो क्या वेनेजुएला भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? चलिए मान लिया कि मादुरो चले गए, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा? उस खाली कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या वेनेजुएला की सेना, जो मादुरो के राज में सबसे ज्यादा ताकतवर हुई, वो इतनी आसानी से अपनी ताकत छोड़ देगी? या फिर अब देश में सत्ता के लिए एक खतरनाक खेल शुरू होगा? और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आज की दुनिया में एक ताकतवर देश को ये हक है कि वो किसी दूसरे कमजोर देश का भविष्य तय करे? एक देश की आज़ादी और संप्रभुता का आखिर मतलब क्या है? तो ये थी ऑपरेशन वेनेजुएला की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे ही जटिल मामलों को आसान भाषा में समझना पसंद है, तो इस कोशिश को अपना साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।